हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतने समय में जो बचा हुआ समय है, क्या उसमें हम लोग जेआईबी कंप्लीट कर सकते हैं? तो आप में से बहुत से लोग ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि पहला पेपर 8 जून को है और आज हो गई 11 मई। अगर आप एक आध दो दिन के अंदर ये वीडियो देखते हैं तो इसके हिसाब से लगभग 30 दिन से भी कम दिन का समय बचा हुआ महसूस होता है। लेकिन फिर भी कौन सी वो पॉजिटिव बातें हैं जिससे आप जेआईबी की तैयारी शुरू करें और जेआईबी क्लियर भी कर लें? इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्योंकि कई बार आप लोग क्या है, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं और उस डीमोटिवेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिलेबस को, कई लोगों ने तो सिलेबस भी नहीं देखा अभी तक, सिलेबस को बताने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और उसमें कितना कितना समय आप दें। तो इस तरह से कोशिश की जाती है कि आप लोग किसी भी तरह अपियर हों और एग्जाम में पास हो जाएं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें आपके एग्जाम के बारे में। और इसके साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया हुआ है, जिसमें नोटिफिकेशन मिलते हैं हमारी लाइव क्लासेस के बारे में, अदर इंफॉर्मेशन मिलती है। आपकी कोई क्वेरी होती है तो उसको भी हम दूर कर पाते हैं। तो मैं आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भी तरह से आप एक बार हिम्मत तो करिए। अगर आपने हिम्मत करी तो वहां पर काफी चीजें ऐसी निकल के आएंगी कि आपका लगेगा कि पेपर हो जाए। तो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक नीचे दिया और डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बात करते हैं मुद्दे की और बात ये करते हैं कि कैसे हम लोगों को करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके 4 पेपर है जेआईबी में, और इत्तेफाक से सबसे पहला जो पेपर पढ़ रहा है वो सबसे लास्ट वाला पढ़ रहा है पहले। तो जो चेंज आया है उस चेंज को भी देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पुराने वाले सिलेबस पे ही चल रहे हैं अभी। तो आपका जो एग्जाम है, जो इलेक्शन की वजह से शिफ्ट हो गए, कौन कौन से एग्जाम शिफ्ट हुए वो देखने हैं आपने। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला आपका जो पुराना शेड्यूल था, उसमें जो लास्ट पेपर था 8 जून का, वो वहीं का वहीं है। और वो 8 जून को पेपर था आपका। मैं स्क्रीन में भी दिखा देता हूं, तो उसको आपको समझना होगा कि ये जो पेपर आपके जो इस बार चेंज हुए हैं वो कैसे चेंज हुए हैं। तो अगर आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको जो ऑफर मिला हुआ है वो ये है कि 2500 का स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, और इसको 90% डिस्काउंट कह सकते हैं, और लॉन्ग वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम का वो था, तो जो आपका एग्जाम का पूरा सीन था वहां पर, उस एग्जाम के सीन में कुछ इस तरह का जो सिलेबस था हमारा, ये था पूरा पूरा चार्ट ये है, देखिए। तो इस चार्ट में अगर देखने की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जो पेपर 8 जून को है वो एज इट इज रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। और उसके बाद ये जो आईएफएस का पेपर है वो 9 जून को हो गया है, और ये वाला 16 को हो गया है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं तो कैसे चेंज हुआ है इसमें, देखिए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए, ये तो 9 जून को हुआ है, ये 16 को हुआ है, और जो लास्ट पेपर है आपका, जो एएफएम का पेपर है, वो 22 को। तो इस समय सबसे पहले तो आपको ये नोटिस करना बहुत जरूरी है कि आपका जो आरडब्ल्यूएम का पेपर होता था, रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट वाला, वो पेपर आपका 8 को ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। और 9 को आपका इमीडिएटली इंडियन इकोनॉमी का पेपर है। तो ये आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि इंडियन इकोनॉमी जो नया इंट्रोड्यूस पेपर है उसका सिलेबस आप कैसे कवर करेंगे, आई एन आई एफ एस का। ठीक है। उसके बाद बात आती है पीपीबी का। पीपीबी में एक बेनिफिट ये होता है, बहुत समय से आप पढ़ते आ रहे हैं, बैंकिंग भी करते हैं। और फिर है एएफएम का। तो ये तो दोस्तों मैंने बात करी कि आपका जो नया वाला शेड्यूल है वो किस तरह का हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात आती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर में आपको केवल एक दिन मिल रहा है। तो जब उसमें केवल एक दिन मिल रहा है तो ये बहुत क्लियर है कि इस एक दिन में तो तैयार होता नहीं पेपर ही। तो इसके लिए हमें जानना है कि हम कैसे कैसे तैयारी करें। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको स्क्रीन में पूरा एक चार्ट टाइप का बना के बताऊंगा। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए
इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिएगा इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलने वाला है। तो मैं वो वाली स्क्रीन दिखाता हूँ आपको, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस जो है वो किया हुआ है। यहाँ देखिए आप, तो ये फर्स्ट पेपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले मैं स्ट्रेटेजाइज कर दूं आपको। स्ट्रेटेजाइज करने का मतलब ये है कि आपका 8 का पेपर है, 9 का पेपर है, और 16 का पेपर है, और 22 को। 22 का पेपर एएफएम वाला है, 16 का पेपर आपका पीपीबी का है, और ये इंडियन इकोनॉमी का है, और ये पेपर जो है आपका रिटेल वाला है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं, तो इसकी तैयारी आपको सबसे पहले करनी है। और जब ये 9 जून को है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 1 जून के बाद इसको पढ़ पाएंगे। तो कोशिश करिएगा इसको 31 मई तक बहुत कुछ कर लीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात, यही एक पेपर ऐसा है जिसकी हम स्टार्टिंग से क्लासेस ले रहे हैं यूट्यूब पर। स्टार्टिंग से क्लासेस, एक एक चैप्टर को फुल कवर किया गया है। अभी भी जितना समय है उतनी क्लासेस भी आपने ले ली, तो ये तो आपका समझ लीजिए ओके हो जाएगा। 31 मई तक लगभग ओके हो जाएगा। उसके बाद 2-4 दिन कहीं रिवीजन करना हो तो कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पीपीबी। पीपीबी में भी 7 दिन मिल रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, इस पीपीबी के 7 दिन जो मिल रहे हैं वहां की स्ट्रेटेजी मैं आज इस स्पेशल वीडियो में सबसे पहले बताऊंगा कि पीपीबी को कैसे तैयार करें। फिर मैं उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी और रिटेल की भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से आपका जेआईबी पास हो जाए। क्योंकि कहीं से मोटिवेशन भी तो आना चाहिए, कहीं से इंफॉर्मेशन भी तो मिलनी चाहिए कि हम कैसे तैयारी करें। अब बात आती है एएफएम की, तो इसका हमारा 1 राउंड तो कंप्लीट हो चुका है, और इसका आजकल चल रहा है रिवीजन। और एक महा रिवीजन जो है हमारा, इसका हो जाएगा एएफएम में। तो इस पेपर को तो मैं इतना ज्यादा कंसर्न इसलिए नहीं ले रहा कि जिस पेपर को हम 3-3 बार आपको करा रहे हैं, तो वो तो पास हो ही जाना चाहिए। ठीक है, सारा कंसर्न है इंडियन इकोनॉमी वाले पेपर पर। क्योंकि रिटेल का पेपर 8 को है, तो हो जाता है कि आप 2 तारीख से 2 जून से लेकर के हो सकता है रिटेल के पीछे पड़ जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं पीपीबी के पेपर में, और पीपीबी का पेपर कैसे आपको हेल्प करेगा और पेपर्स में, वो देखिए। तो दोस्तों ये बुक में जैसा कि कंटेंट आपको दिया हुआ है पूरा यहाँ पर, देखिए ये जो इनिशियल चैप्टर है, जितने भी ये इनिशियल चैप्टर हैं, ये सारे आपके डे टू डे बैंकिंग वाले हैं। तो हमने यहाँ पे कवर तो करा दिए, आप लोग यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं या कोर्स से देख सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसे हैं कि अगर आपने वंस रीड कर लिए, अगर आपने एक बार भी ये कंटेंट को कवर किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप इनके आंसर को कर पाएंगे। क्योंकि इसमें जो न्यू चीज होती है, जैसे थोड़ा सा क्लियरिंग कलेक्शन कैश में थोड़ा सा नया आता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बैंकर्स की स्पेशल रिलेशनशिप है, तो हम लोग जब पढ़ाते हैं तो इन दोनों टॉपिक को एक साथ लेके चलते हैं। क्योंकि ये इसका एक्सटेंशन था, पहले ये एक्सटेंशन था, अभी क्यों चेंज कर दिया हमें नहीं मालूम। ठीक है, तो ये जनरल बैंकिंग है। अगर आप इसको वंस रीडिंग लेते हैं तो वंस रीडिंग में ही आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, लेकिन रीड करना पड़ेगा। और मजे की बात है, कम से कम ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लेके आता है। 8 से 10 क्वेश्चन ये लेके आता है। ये पोर्शन है, लगभग आप 100 पेज का मैटर इसे मान लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन नाम लिखा हुआ है, ये 3 है इस ग्रुप में। 3 आपकी यूनिट ऐसी हैं जो मैं कहता हूं जरूर करनी चाहिए। उसके 2-3 फायदे क्या हैं। एक तो ये आप डेली बैंकिंग में नहीं करते तो पढ़ के करनी चाहिए। दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि ये ही आपको सीआईबी में भी मिलेगा। तो ऐसे जितने टॉपिक जो पीपीबी में हैं और सीआईबी में भी हैं, उनको सबसे पहले कीजिए। कि चलो मान लिया इस बार किस्मत आपकी अच्छी नहीं रही, हो सकता है इसका पढ़ा हुआ अगले बार काम आ जाए। तो ऐसे चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़िए, इनको जरूर करिए। ठीक है, उसके बाद बात आती है, ये जो ये 3 टॉपिक हैं यहाँ पर, ये जो भी हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एक्ट बेस है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेस है, वो ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ। इससे भी 5-6 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपका इससे भी जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एंसिलरी यूनिट बहुत सिंपल सा यूनिट है, एक बार गो थ्रू कर लीजिए। अब बात आती है यहाँ पर ये 3 एक्ट वाले। कौन से 3 एक्ट ये है, इसमें जो है एक तो ओम्बड्समैन स्कीम है, एक्ट नहीं है, स्कीम है।
और दूसरा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और राइट टू इन्फॉर्म है, बहुत अभी रिसेंट हमने इसको कराया भी था, डिटेल में कराया था। इसको जरूर करिए, इसमें से 3 क्वेश्चन आपको वहां पर मिल सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ बैंक्स इन इंडिया मॉड्यूल बी की। तो मॉड्यूल बी में ये तो एक सिंपल टाइप का टॉपिक है, बहुत सरसरी नजर से आप इसको जो है देख सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना क्योंकि आप डेली बैंकिंग ऐसे ही करते हैं। उसके बाद है क्रेडिट फैसिलिटी का अप्रेजल कैसे करें, और ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट कैसे करें। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये अगर आप जनरल उसमें जानते भी हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो करने हैं वो 25 और 26 इन दोनों यूनिट को मत छोड़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, आगे भी आपको ये हेल्प करेगा, थोड़ा बहुत रिटेल में भी इसका यूज है। जब आप लोग पूछते हैं कि रिटेल की क्लास कब होगी, तो मैं बहुत क्लियर आपको बता दूं कि रिटेल की क्लास यही है। जैसे फॉरेक्स में से भी कोई क्वेश्चन रिटेल में पूछ सकता है, और यहाँ पर ये जो पेमेंट एंड कलेक्शन है पूरा पूछ सकता है ऐसे। एंसिलरी सर्विस रिटेल का पार्ट होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में कंज्यूमर सर्विस गाइडलाइंस क्या है, सब ये सब टॉपिक जो है पहले वाले मॉड्यूल के, उसमें से अधिकतर टॉपिक हमारे किसमें, रिटेल में है। यहाँ तक कि ये जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है वो भी रिटेल का पार्ट होता है, और यहाँ पर जो केवाईसी का जो नॉर्म्स है वो भी होता है। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि जब हम इसको कर रहे थे तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में, जैसे एनपीए, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने, इसको 100% करके जाना है। हो सकता है कि ये आपको वहां पर 3 to 4 मार्क्स दे जाए। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ रिकवरी, ये हमारा टॉपिक अभी चल भी रहा है, लगातार चल रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक आते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले सब कनेक्टेड टॉपिक हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ये सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एलसी का जरूर करिएगा, यहाँ से भी 2 से 2 क्वेश्चन करीब मिल सकते हैं। ठीक है। ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, केवल 4 पेज का है, जरूर कर सकते हैं इसको। ठीक है। बिल फाइनेंस को एक बार छोड़ भी सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात आती है थोड़ी सी, और ये फिर अगेन एक टॉपिक आ जाता है जिसको आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ से प्रायोरिटी से भी 2 क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी पूरी उम्मीद रहती है। उसके बाद ये एग्रीकल्चर फाइनेंस, माइक्रो और सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इस ग्रुप से भी आपको 3 क्वेश्चन के आसपास यहाँ मिलने की उम्मीद रहती है। अब बात आती है दोस्तों बैंकिंग टेक्नोलॉजी कब पढ़ें, तो मेरा बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइजेबल एक है कि यही 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो आप उस, जो हमने बताया था अभी कि एग्जामिनेशन टाइम पर, तो हमने यहाँ बताया था कि आपको कि जो आपका यहाँ जो ब्रेक मिलेगा नए वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस ब्रेक को आप कहाँ कवर करेंगे, उस ब्रेक को आप इन, ये दोनों पेपर हैं उस ब्रेक में कवर करेंगे। मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए जरा कि ये जो पीपीबी में आपके पास यहाँ पर 7 डेज जो आपको मिल रहे हैं, ये 7 डेज में आपको मॉड्यूल सी और डी पढ़ना है। हमारी इसकी लाइव क्लासेस भी होंगी, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, चैनल से आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और महामैराथन टाइप की क्लासेस होंगी, यानी 2 मॉड्यूल आपको इन 6 दिनों में करने हैं। 2 मॉड्यूल इन 6 दिनों में करने हैं। सुबह भी 2.5-3 घंटे क्लास, शाम को भी 2.5-3 घंटे क्लास करके हम इसको कवर कराएंगे, एक आध मैराथन ले लेंगे। तो आपको सी और डी मॉड्यूल को छोड़ देना है, और सिर्फ ये बहुत स्ट्रांग एडवाइस मैं दे रहा हूं कि आपको उस ये सी और डी मॉड्यूल, ये दोनों मॉड्यूल आपको उस समय पे करने चाहिए। उससे पहले जो जनरल बैंकिंग है जिसको आप जानते समझते हैं उसको करना ठीक रहेगा। ठीक है। और ये जो टॉपिक्स हैं आप सीक्वेंस देखते जाएंगे, जल्दी 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 करते पूरा क्वेश्चन। अब जैसे मान लिया अभी एनपीसीआई की बात करें, थोड़ी सी ईएफटी की बात करें, तो ये हमारा टॉपिक जो है अभी चल भी रहा है, जहां पर हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इनकी बात कर रहे थे थोड़ा। ठीक है। जहाँ पे बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, तो कुछ टॉपिक क्या है फिर देखो, फिर कॉमन हो जाते हैं आपके इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से। ठीक है। ये ऑपरेशनल एस्पेक्ट है साइबर क्राइम का, इसको भी आप देख सकते हैं, अच्छा टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिन्हें टेक्निकल पढ़ना अच्छा लगता है। और आप अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो 180 पेज दिखा रहा है, 180 पेज में 180 पेज में लगभग अगर आपने 100 पेज भी पढ़े तो भी ये आपके काम आ सकते हैं। और मैंने जैसे बताया कि ये टॉपिक हम लोग करा रहे हैं कहाँ पर, ये करा रहे हैं हम लोग लाइव कराएंगे। आप पहले से इन वाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और ये एथिक्स के 5 टॉपिक,
तो एथिक्स के 5 टॉपिक जो 30-40 पेजों में इसका कंटेंट दिया हुआ है, इसको भी हम एग्जाम टाइम में कराएंगे। एक आध टॉपिक पहले से शुरू हो सकता है, बट ये एथिक्स वाला पूरा टॉपिक जो है एग्जाम टाइम में कराएंगे। आप भी इन दोनों टॉपिक को बिल्कुल छोड़ के कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये मैंने बताया कि आपको कब 30-31 मई से पहले, बिफोर 31 मई आपको ये पूरा कर लेना है। तो अगर टाइम से अभी कर लेंगे तो उस समय 6 दिनों में आप ये 2 मॉड्यूल कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप करिए। पीपीबी की बुक से करने का फायदा यह है कि इसका सीधा सीधा रिटेल में बेनिफिट मिलने वाला है। रिटेल के बहुत सारे क्वेश्चन आप ये भी देखेंगे कि भाई सिलेबस में है नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसके क्वेश्चन जो है वहां पर आते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये थी दोस्तों पीपीबी की स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो पेपर है आपका, पुराने सिलेबस में नहीं होता था, ये नए सिलेबस में आया है। पूरा पूरा अगर हम बात करें तो सीआईबी से प्लस थोड़ा बहुत पोर्शन आपका पीपीबी का पोर्शन हुआ करता था फर्स्ट मॉड्यूल का, वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो एक पेपर यहाँ उन्होंने बना दिया। इसकी स्ट्रेटेजी की बात करें, मैंने कहा कि आप 31 मई से पहले इसको जरूर पूरा कर लेंगे। 31 मई से पहले इसको जरूर पूरा कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, ये जो दो है आप इसमें कुछ नहीं करें, आप 2 मॉड्यूल बहुत अच्छे से करके जाएं। मॉड्यूल ए एंड बी, उसका रीजन बता रहे हैं। यही 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जो आपकी नॉर्मल बैंकिंग से हटके हैं, यानी आपको जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम देखें इसमें जो हमारा चैप्टर है, अभी हमारा 21 चैप्टर चल भी रहा, बाकी हमने ईच एंड एवरी चैप्टर को पूरा लाइन टू लाइन कराया है। जो लोग रेगुलर क्लास देखते हैं उनको ये बात मालूम होगी। ठीक है, इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो एक तो आपका ये नीति आयोग वाला प्राइवेट सेक्टर वाला यहाँ कर इसलिए करना है क्योंकि आप पीपीपी में से बेनिफिट ले पाएंगे, इसको जरूर करना है। पीपीपी के साथ ये कोरिलेट करता है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से आ सकता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 2-3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका एक तो जो हमारा बजट वाला है, और आपका ये जीडीपी वाला है। वो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके अलावा थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और एक आध बेसिक क्वेश्चन जो है इन दोनों से भी आता है। ठीक है, बात करते हैं अगर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की, तो अगर आपको ध्यान होगा कि भाई ये जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है कैसे कैसे काम करता है, तो इसमें एक बैंकिंग लॉ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और बैंकिंग, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि ये जो है और चैप्टर पे बेस बना सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जितने भी वर्ल्ड में ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो डेवलपमेंट में काम करते हैं, तो उनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर बाकी इसको छोड़ सकते हैं एक बार, लेकिन इसमें से कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ने हैं। खासकर से जैसे म्यूचुअल फंड से क्वेश्चन है, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आएगा और इधर कैपिटल मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज से क्वेश्चन आएगा पक्का। ठीक है, और इधर आपका ये, और बात करें लीज फाइनेंसिंग भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मर्चेंट बैंकिंग सर, तो इतने चैप्टर। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें फिर वही अगेन जो हमने वहाँ पे पीपीपी में पढ़ा था, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ इनसाइट बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं रिटेल बैंकिंग की। तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा दिया है। तो पहले तो इसके जो ए मॉड्यूल है आप देख पा रहे हैं केवल 49 पेज का है, तो इसको आप 2 या 3 सिटिंग में पूरा कर सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें से रिटेल बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब आ गए रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी। तो प्रोडक्ट जो है, जितने भी हमारे वहाँ प्रोडक्ट हैं, चाहे एसेट के हैं चाहे वो लाइबिलिटी के, उनके बारे में दिया, बहुत आसान कवरेज होगी इसमें। और रिकवरी, तो रिकवरी ऑफ लोन, रिटेल लोन्स में जहां बात कर रहे हैं पीपीपी में जो हम 29 नंबर यूनिट की बात कर रहे हैं वो सेम यूनिट यही है। ठीक है, अगर आप वहां ढंग से पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको हेल्प करेगी। इवन जो सिक्योरिटाइजेशन वाला है वो भी वहां से हेल्प करेगा। ठीक है, सी मॉड्यूल सी की बात करते हैं तो इसमें जो है, जो हमारा पूरा पूरा मार्केटिंग सिनेरियो है, तो मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, ये वाला मॉड्यूल पहले पीपीपी में हुआ करता था। जो लोग पुराने पीपीपी के पढ़े हुए हैं
वो लोग इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, बहुत बड़ा भी नहीं है ये मॉड्यूल, तो इसको भी आप कर सकते हैं और एक बार करेंगे तो आप जरूर इसको समझ जाएंगे। ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत सारी बातें क्या है, आपका म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग, हाउसिंग लोन, इनसे रिलेटेड होता है। और एडिशनल रीडिंग मटेरियल के नाम है, मॉड्यूल तो नहीं दिया लेकिन स्पेशली होम लोन को पढ़े, तो जो लोग होम लोन या लोन डिपार्टमेंट में रहते हैं तो उनके लिए काफी अच्छा टॉपिक ये हो सकता है, लोन्स वालों के लिए। तो ये वाला जो लास्ट वाला है, ये जो भी लोन्स में बैठते हैं वो जरूर इसको पूरा करें। ठीक है। और ऐसा मान लीजिए कि आप जब तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये कहना है, अगर आपने 50% टॉपिक ठीक ठाक टच किए हुए हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने लेस देन 30 के आसपास किए हुए हैं तो बिल्कुल आप डाउटफुल हो जाते हैं। ठीक है। और अगर आपने मोर देन 70 किए हुए हैं तो फिर गारंटी थोड़ी सी ज्यादा बन जाती है। क्यों गारंटी बन जाती है? 70% जब टॉपिक आप करेंगे तो मोस्टली चीजें रिपीट होती हैं। तो दोस्तों फिर एक बार सारी चीज ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं आपको। पीपीबी को ढंग से पढ़ना है, और पीपीबी के कौन से? शुरू के दो मॉड्यूल, ए और बी, जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप इसका बेनिफिट कहाँ ले पाएंगे? रिटेल में ले पाएंगे। और जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में मैंने बोला हुआ है कौन सा, डी, सी और डी, जब एग्जाम होगा आपका तो सी और डी वाले को भी आप पूरा कर लेंगे। सी और डी वाले को एग्जाम टाइम में रिवाइज कीजिएगा। ठीक है। तो ये पीपीबी के बारे में। ऐसे इंडियन इकोनॉमी का बोला, इंडियन इकोनॉमी तो इन ऑल रेस्पेक्ट आपको 31 मई तक पूरी कर लेनी है। अगर आपने नहीं करी, चाहे आप, मैंने बोला ना कि आप 50% टॉपिक कवर करो लेकिन बढ़िया करके करो, तो 50% टॉपिक कवर किए जा सकते हैं। और इसके लिए जो है या तो आप पीपीटी नोट्स का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपका समझने का अंदाज अच्छा है। जब आप नोट्स पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हैं, तो हेडिंगों को पहले पढ़ें। और हेडिंग को पढ़ते ही अपने दिमाग में एक बात सोचें कि मेरे को इसके बारे में कितनी बातें पता है। अगर आप हेडिंग पढ़ रहे हैं और हेडिंग पढ़ते ही आपको माइंड में आता है कि ठीक है ये चीजें हैं, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अच्छी आपकी याददाश्त है और आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक तो है नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको ये बता दिया है, आप इसको फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमारे नंबरों पे कांटेक्ट करके आप हमसे बात कर लीजिए, थंबनेल में दिया, डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।